हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे ऑनलाइन चैनल गुरफत पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा और रोचक टॉपिक लेके आए हैं जो आपके हर एग्ज़ाम को फेस करेगा। और मैं आशा करता हूं कि आप इस टॉपिक को एक बार देखेंगे तो निश्चित ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जो हर एग्ज़ाम को फेस करते हैं। जनरली टॉपिक जो आते हैं, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसे ज़रूर फेस करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट होते हैं, आज की जो आवश्यकता है वो होते हैं पर्यावरणीय मुद्दे। पर्यावरणीय मुद्दे जो होते हैं उनमें से एक टॉपिक होता है, उसे बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबने सुना है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक पौध घर प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। आगे इसकी टर्म भी हैं बहुत सारी। ग्लोबल वार्मिंग वर्ड भी आपने सुना होगा, भूमंडलीय ताप वृद्धि वर्ड भी सुना होगा, और एक भू उष्णता वर्ड भी आपने सुना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारी जो टर्म निकल निकल के आ रही हैं, ये टर्म कब किस जगह पर अप्लाई होती हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पौधघर प्रभाव की, तो पौधघर प्रभाव होता क्या है या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ एक इमेज देख लें आप पौधघर प्रभाव की। तो देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं पौधघर प्रभाव क्या है। पौधघर प्रभाव बहुत ही रोचक टॉपिक है, आप समझ जाएंगे इस टॉपिक को। यानी पौधों का घर और इस पर इम्पैक्ट। तो यहाँ देखें, ये पौधे बने हुए हैं और यहाँ पर एक कांच का एक कवरिंग है। इसमें भी देख सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं। ये जो कांच का है, ये जो कवरिंग है, ये किसकी बनी हुई है? ये कांच की बनी हुई है। ये कांच क्या करता है कि जो ठंडे प्रदेश हैं, ये ठंडे प्रदेशों में आप जानते हैं इतनी अधिक ठंड होती है कि वहाँ पर पौधे उगना असंभव है। और उस जगह पर भी हमारे वैज्ञानिक ये चाहते हैं, या किसान, पढ़े लिखे किसान ये चाहते हैं कि हम कृषि करें और हम कुछ उत्पादन करें जीने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह के फॉर्म बने हुए हैं। वो यूरोप वाले कंट्री जो हैं वो सारे इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, इस तरह के फॉर्म बना लेते हैं, कांच के बने हुए हैं ये। तो यहाँ पर ये जो कांच की चीज़ है, सूर्य से आने वाली जो विकिरण है हमें तो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन इन विकिरणों के पास एनर्जी होती है, और वो एनर्जी आईआर के रूप में होती है। कौन सी होती है? आईआर। आईआर किरणों को इंफ्रारेड रेज कहते हैं, अवरक्त किरणें भी कहते हैं। इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें। इन अवरक्त किरणें जब सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जब आती हैं, भले ही सूर्य का प्रकाश निकले या ना निकले, इस बात से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें जो विकिरण होती हैं वो यहाँ पर आ तो जाती हैं, यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर इंटर तो कर जाती हैं, इंटर करने के बाद लेकिन वापस नहीं जा पाती हैं। कौन सी रेज? आईआर। जब ये आईआर रेज वापस नहीं जाती हैं तो निश्चित है वहाँ पर क्या डेवलप हो जाती है? हीट डेवलप हो जाती है। और यही हमारा उद्देश्य है। हमारे यूरोपियन कंट्री के जो भी कृषक हैं वो यही चाहते हैं कि वहाँ पर हीट पैदा हो, और इस हीट जब यहाँ हीट पैदा होती है तो यहाँ पर वो अपनी कृषि करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, खेत देख रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने बहुत सारे कुछ छोटे छोटे प्लांट खेती के रूप में लगा रखे हैं। यहाँ पे बहुत ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं, फ्लावरिंग वाले प्लांट इस फॉर्म के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कांच का घर होता है, उस घर का उद्देश्य ये होता है, ये कांच जो होता है सूर्य से आने वाली विकिरण को रोक देता है, और रोकने के बाद यहाँ पर एक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा जो उद्देश्य है खेती करने का वो सफल हो जाता है। अब बात ये आती है कि इस तरह की जो टेम्परेचर बढ़ने की बात है वो प्रकृति में कुछ वैज्ञानिकों ने इस तरह से देखी कि हमारा जो वातावरण है, पृथ्वी का जो वातावरण है, वो भी कुछ किरणों को अवशोषित कर रहा है। किन्हीं कारणों से, कुछ गैसों की वजह से, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है। किसका ताप बढ़ रहा है? पृथ्वी का जो ताप है वो बढ़ रहा है। और ताप बढ़ रहा है वो किसकी एक्टिविटी के कारण बढ़ रहा है? मानव के हस्तक्षेप के कारण बढ़ रहा है। इस हस्तक्षेप के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ने पर बहुत बड़ी परेशानी आती है। और इस परेशानी जब आती है तो यहाँ पर बहुत सारी क्या हो जाती हैं? समस्याएं आ जाती हैं। तो देखें, यहाँ पर एक डायग्राम शो कर रखा है। दो तरीके हैं प्रकृति के अंदर। एक तो तरीका ये है
नेचुरल तरीका, ये जो तरीका है ये प्राकृतिक तरीका है जब मानव का हस्तक्षेप हानिकारक गैसों के रूप में कुछ न हो। प्राकृतिक रूप में क्या होती है, जो सन से रेज आती हैं, सूर्य बना रखा है और इस सन से यहाँ पर ये रेज आ रही हैं, सन से पृथ्वी के वायुमंडल में रेज प्रवेश कर रही हैं और किस रूप में कर रही हैं, IR किरणों के रूप में कर रही हैं। जैसे जिस वातावरण में आती हैं तो आने के बाद कुछ हीट जो पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है हीट, उसके लिए यहाँ पर हीट भी पैदा होती है और कुछ किरणें वापस पृथ्वी से लौटकर वापस चली जाती हैं। और ये प्राकृतिक तरीका पृथ्वी पर चलता रहता है जब कंडीशन नेचुरल होती है। लेकिन बात अब यहाँ पर पैदा होती है कि जब पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है तो किस कारण से बढ़ रहा है, तो उसके लिए कुछ गैसें जिम्मेदार हैं जिन पर से क्वेश्चन आता है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, नोट कर लेना इस चीज़ को। तो वो मानव की एक्टिविटी के कारण वो गैसें वातावरण के अंदर आई हैं और उनके आने से पृथ्वी का ताप बढ़ा है, जिससे मानव जीवन अस्त, जैव व्यवस्था अस्त, यानी कि सभी चीज़ों पर बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। और इस पर बहुत सारे कमेटी बनाई गई हैं। तो वो कमेटियां यही करती हैं जिससे कि इस पर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करने वाली जो गैस हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो हम देख सकते हैं ह्यूमन एनहांस्ड, यानी मानव के हस्तक्षेप से जब ये IR रेज पृथ्वी पर आती हैं यहाँ पर, तो इन IR रेज को, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर हीट इज ट्रैप्ड, तो यहाँ पे IR रेज को पकड़ लिया जाता है इन गैसों के द्वारा और यहाँ पर हीट इंक्रीज हो जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर ताप बढ़ जाता है और इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो आप समझ चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब माने क्या होता है पृथ्वी, वार्म माने क्या होता है गर्म होना। वो किन कारण से पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं भविष्य में आने वाली होती हैं। उन समस्याओं से बचने के लिए हम क्या क्या प्रयास करेंगे मैं आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार तरंग, मैं बार बार बोल रहा हूं, IR तरंगें होती हैं, IR विकिरण होती हैं जो हीट पैदा करती हैं। उच्च तरंग दैर्घ्य की किरणें हैं, प्राकृतिक वातावरण में वापस लौट जाती हैं। लेकिन जब मानव के हस्तक्षेप के कारण कुछ गैसें हैं जिनके कारण ये समस्या पैदा करती हैं, तो इस कारण यहाँ पर हम इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग या भू उष्णता, यानी भूमि का गर्म हो जाना, भूमंडलीय ताप वृद्धि आदि नामों से जानते हैं। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आप देखिए सबसे पहली बात ये होती है जो पृथ्वी के ताप में जो वृद्धि हो रही है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि, यदि हम NCERT, अब पॉइंट पे आते हैं, NCERT के अकॉर्डिंग देखते हैं तो भूमंडलीय जो ताप वृद्धि है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार है, IR को पकड़ने के लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं वो 4 निर्धारित की गई हैं। सबसे मुख्य गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए वो CO2 है जिसका परसेंट 60 है। 60% ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सेदारी जो होती है वो CO2 गैस की होती है और ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत नॉर्मल हो चुके हैं जब तक आपको कंप्लीट चीज़ों का पता ना हो। तो आप समझ सकते हैं 60% योगदान CO2 गैस का, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, ये ज़रूरी भी है और इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो ये नुकसान भी करती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो वो होती है CH4, मैथेन कहते हैं, इसे बायोगैस भी कहते हैं। इसका जो योगदान है, क्वेश्चन आ भी चुका है, इसका जो योगदान है परसेंटेज ही पूछा गया था, 20% योगदान है अकॉर्डिंग टू NCERT। मैं आपको साक्ष्य देकर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। मैथेन गैस को बायोगैस कहते हैं, ग्रीन गैस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन प्राकृतिक वातावरण में इसकी मात्रा एक सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा बनती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है और ये IR किरण को ट्रैप करके वायुमंडल के अंदर ट्रैप करके हानिकारक प्रभाव शो करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा, तो वो करते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अकॉर्डिंग टू NCERT इसका योगदान जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए वो 14% है, फिक्स है। 12th की NCERT बुक आप पढ़ेंगे, साक्ष्य के रूप में पढ़ेंगे तो आपको यही परसेंटेज देखने को मिलेंगी। चौथा यदि बात करते हैं N2O, इसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ये गैस ऐसे भी लिखी आ जाती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड कई हो सकते हैं लेकिन उनमें से नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका योगदान 6% है। लेकिन जब हम इस परसेंटेज की बात करते हैं तो टोटल 100% आ जाते हैं और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन अब हम यदि बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमारे कथन असर्शन इस तरह के आने लगे हैं कि हम फंस जाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार इनसे अलग गैसें भी आ जाती हैं, लेकिन परसेंटेज देखते हैं तो 100% योगदान कर रही हैं। लेकिन जब देखते हैं तो आप जानते हैं इसके लिए बहुत सारे
सम्मेलन होते हैं, पर्यावरण को बचाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, इसके लिए बहुत सारे कमेटियां गठित होती हैं। तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल आया था, इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्योटो आप जानते हैं एक जापान के अंदर एक शहर है। सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना जरूरी होता है, इस क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था वो 1997 में आया था और उसका उद्देश्य यही था कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशन यानी कि बाहर निकलने को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि इससे हमारे भूमंडलीय ताप वृद्धि हो रही है, इससे हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाले हैं। वो नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, कई रूपों में नुकसान हो सकते हैं। हमारे जो मीठे जल के स्रोत हैं, यदि हम बात करते हैं हिमनद हैं, वो पिघल सकते हैं और उनसे पिघल कर मीठे जल स्रोतों की कमी होने पर वो जल समुद्रों में आ जाएगा। निश्चित रूप से समुद्रों में आ जाएगा, समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो उसके किनारों पर बसे शहर डूब जाएंगे। इस तरह से यही नहीं, हमारी पूरी जैव विविधता परिवर्तित हो जाएगी। जैव विविधता के साथ साथ हमें अन्न की कमी हो जाएगी, साइक्लोन, ड्रॉट, ये बहुत सारी समस्याएं हम जब डिटेल में बात करेंगे तो ये सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड गैस 6 गैसों को इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। तो आप समझ सकते हैं 4 गैस मैंने जो बताई हैं, CO2, मैथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कभी कभी से HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी लिख देते हैं। एक ही मतलब है इस यहाँ पर, ये देख लेना, नाइट्रस ऑक्साइड, ये चारों गैस आप समझ सकते हैं। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 2 अतिरिक्त गैसों को भी शामिल किया गया। यहाँ यही सोचने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसे कहते हैं PFC, पर फ्लोरोकार्बन। ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है अकॉर्डिंग टू क्योटो प्रोटोकॉल। इसके बाद है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये गैस भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैस है। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ मैंने डाटा NCERT का दिया है, एक तरफ मैंने वो डाटा दिया है जो हमारे शोध के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 6 गैसों को शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आने के बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू रहते हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, कई तरीके से एक क्वेश्चन आता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार अन्य गैसों की यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ फंस जाते हैं विद्यार्थी, इस बात से फंस जाते हैं कि ये भी ऑप्शन में कैसे आ गया। तो आप देख सकते हैं, अन्य की बात करते हैं तो ओजोन, O3 भी ग्लोबल वार्मिंग एक गैस है, क्योंकि सूर्य से आने वाली IR किरणों को ये ट्रैप कर सकती है और ट्रैप करने के बाद हीट को बढ़ाने में मदद करती है। तो एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, उसने बताया था 1896 के अंदर बताया था कि ओजोन भी ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ ये डाटा, एक तरफ ये डाटा, ओजोन भी। ये क्वेश्चन ये भी इस तरीके से भी आता है, जब PPT बनाएंगे हम उसमें क्वेश्चन आंसर की बात भी करेंगे, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये जान लें, इसके बाद एक जल वाष्प भी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। बताइए, जल वाष्प, और इसको 70% यानी 65 से लेकर 70% तक ग्लोबल वार्मिंग, जबकि यहाँ डाटा अलग है और ये डाटा अलग है। इसका मतलब ये जो जल वाष्प है, ये एक प्राकृतिक तरीका है ग्लोबल वार्मिंग का। कैसा तरीका है बताइए? एक प्राकृतिक तरीका है, क्योंकि अगर वातावरण के अंदर जल वाष्प बढ़ेगी तो निश्चित है सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, IR रेज होती हैं, उन्हें ट्रैप किया जाता है और आपको हीट अनुभव होती है। तो ये जो तरीका है एक प्राकृतिक ग्लोबल वार्मिंग का तरीका है। नेचुरल रूप से ऐसा होता है, हर जगह जलवाष्प जरूरी नहीं है, हर मौसम के अंदर जलवाष्प की मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी ये जलवाष्प जब होती है वातावरण के अंदर तो काफ़ी मात्रा में हीट को ट्रैप कर लेती है। तो आप समझ चुके होंगे मैं कि ओजोन, जलवाष्प, ये भी किस तरह से क्वेश्चन, ये प्राकृतिक तरीका से सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने वाले क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको आंसर देना है जलवाष्प, वाटर वेपर जो होती हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन उठता है, ये भी उठ सकता है कि यहाँ पे अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो मेन गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जो मेन गैस है वो आपकी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जनरल क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते हैं, छोटे स्तर के भी जानते हैं। लेकिन ये जो क्रम है, अगर हम इनकी टॉक्सिसिटी देखें, विषालुता देखें, ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव ज़्यादा देखें, तो सबसे कम प्रभाव CO2 शो करती है टॉक्सिसिटी के संदर्भ में, उससे ज़्यादा प्रभाव मैथेन का है, लेकिन इसकी मात्रा CO2 से बहुत कम होती है। फिर इसके बाद CFC का है, फिर इसके बाद N2O का है, फिर परफ्लोरो कार्बन का है, और सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी कम मात्रा में भी सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, कम मात्रा होने के बावजूद भी सर्वाधिक मात्रा में SF6 द्वारा की जाती है। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का जो तरीका है, पैटर्न आजकल बदल गया है, उस बदले हुए पैटर्न को ध्यान में रखें। मुख्य गैस में क्वेश्चन जनरली आते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि इनमें सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग
की जो टॉक्सिसिटी है वो किसकी है, तो आंसर होगा इसका SF6। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए, ये क्रम से ही लिखी हुई है जिसमें टॉक्सिसिटी का ही बढ़ता हुआ क्रम है। एक तरफ बात करते हैं कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट एक समस्या है, लेकिन ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल तरीके में ज़रूरी भी है, क्योंकि जीवन जीने के लिए यदि IR रेज को नेचुरल तरीके में ये गैसें नहीं होंगी तो IR रेज को ट्रैप नहीं किया जाएगा और आने वाली किरणें परावर्तित हो जाएंगी, और निश्चित रूप से जब ये परावर्तित हो जाएंगी तो पृथ्वी का वातावरण कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, जिससे जीवन जीना भी असंभव हो जाएगा। तो एक तरफ तो मुद्दा है और एक तरफ ये है कि इसका जो निश्चित रेशो वो बना रहना जरूरी है। अगर इसका रेशो नहीं बनाया तो पृथ्वी पर जीवन जीना कठिन हो जाएगा, पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि यहाँ पे जीवन जीना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो जीवन जीने के लिए यहाँ पर IR रेज को ट्रैप करना नेचुरल प्राकृतिक तरीके से इन गैसों का होना जरूरी है, लेकिन मानव के हस्तक्षेप के कारण जो दुष्प्रभाव प्रकृति पर पड़ रहे उन चीज़ों को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल आते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम इन गैसों को रोकें, बहुत सारे तरीके हैं, हमारे प्रयास भारतीय स्तर पर इसके बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, वर्ल्ड लेवल पर इसके प्रयास किए जा रहे हैं, कार्बन ट्रेडिंग है, कार्बन क्रेडिट है, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी है, जिससे हम अपने वातावरण को बचा सकें। तो हम एक क्वेश्चन मेंस के लिए भी बनते हैं, इनके लिए प्रीलिम्स के लिए भी बनते हैं, कथन असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, ऑथेंटिक चीज़ों को ध्यान रखना है और आपको न्यूज़ से लगातार जुड़े रहना है। तो मैं समझता हूं कि आप इस तरह की जो कंडीशंस हैं एनवायरमेंट इशू का, तो अगले टॉपिक के लिए आप तैयार रहें। आगे के जो टॉपिक एनवायरमेंटल इशू वाले होंगे उनको मैं लेके आऊँगा, कम समय में अधिक मैटर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।